नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे 25 साल बाद 23 सौगातें। भाई बहन को प्यार नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड आए। उत्तराखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को राजधानी देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की जीत का शंखनाद किया था और प्रदेश की जनता को और करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास योजनाओं की सौगात दी थी। एक बार फिर नए साल पर उत्तराखंड की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि पहुंचकर उत्तराखंड की जनता को 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हल्द्वानी में खासा उत्साह देखा गया, क्योंकि हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें प्रधानमंत्री के रूप में गए, जिन्होंने जनता को 25 साल बाद सौगात दी है। इससे पहले साल 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एसटी देवगौड़ा हल्द्वानी पहुंचे थे और उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल की सौगात दी थी। 25 साल के इंतजार के बाद जनता को आखिरकार नए साल के तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विकास योजनाओं की सौगात दी है। इसी को लेकर आज हम 25 साल बाद 23 सौगातें पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। सबे भाई बहन को प्यार नमस्कार। बस सबे नानतिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थ जिलों की शिवस्थली को मेरा शत प्रणाम। नए साल पर पीएम मोदी का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आए। नैनीताल के हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया और इसी के साथ ही 25 सालों से विकास कार्यों का इंतजार करने वाली जनता को विकास की 23 परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर की शुरुआत में ही राजधानी देहरादून आए थे। वहां पर उन्होंने 18,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। वहीं आज नैनीताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कुमाऊं के लोगों के लिए जबरानी बांध, ISBT रिंग रोड, अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर, बागेश्वर रेलवे लाइन समेत तमाम बड़ी परियोजनाओं का पिटारा खोला। उधम सिंह नगर में एम्स सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर भी उनको इलाज अवश्य मिलेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों से सामान्य जनमानस को लाभ प्राप्त न हुआ हो। सर्वस्पर्शी विकास को लेकर आपकी सोच कितनी व्यापक है। ये नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। विकास की अखंड योजना सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि में उत्तराखंड और नेपाल के बीच सड़क संपर्क में सुधार, 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन, जीवन मिशन के तहत राज्य के 13 जिलों में 73 जलापूर्ति योजनाओं की आधारशिला, उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर की सौगात, पिथौरागढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 धाम महापरियोजना, नए बन रहे रेल के सारे रूट्स इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को
उत्तराखंड का दशक बनाएगी। कुल मिलाकर कुमाऊं की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया, तो वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी की इन सौगातों को महज जुमला करार दिया। निश्चित तौर पर ये चुनावी आंकड़े हैं। अगर मोदी जी इतने संवेदनशील होते उत्तराखंड के प्रति तो ये प्रधानमंत्री कल तो बने नहीं, ये तो 2019 में बन गए थे, 2014 में बन गए थे। क्यों नहीं ये 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ रुपया पहले दिए? सरकार उत्तराखंड में थी, डबल इंजन की बात कह गए थे 2019 में, कहाँ गया वो डबल इंजन? 2017 में कह गए थे डबल इंजन, कहाँ गया वो डबल इंजन? देवभूमि में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा और योजनाओं की सौगात विपक्ष के खिलाफ किसी बड़े किलेबंदी से कम नहीं है। ऐसे में विपक्ष इसकी काट कैसे निकालेगा, बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये तो साफ है कि देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर उत्तराखंड आए और यहां पर कुमाऊं जिले में उन्होंने 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड आए। उत्तराखंड के चुनावी समर में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को राजधानी देहरादून पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की जीत का शंखनाद किया था और प्रदेश की जनता को करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास योजनाओं की सौगात दी थी। एक बार फिर नए साल पर उत्तराखंड की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि पहुंचकर उत्तराखंड की जनता को 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हल्द्वानी में खासा उत्साह देखा गया, क्योंकि हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें प्रधानमंत्री के रूप में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने जनता को 25 साल बाद सौगात दी है। इससे पहले साल 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हल्द्वानी पहुंचे थे और उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल की सौगात दी थी। 25 साल के इंतजार के बाद जनता को आखिरकार नए साल के तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विकास योजनाओं की सौगात दी है और इसी को लेकर आज 25 साल बाद 23 सौगातों पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपको विपक्ष की भूमिका बता देते हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल खड़ा करते आया है और इस बार भी जब उन्होंने 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो विपक्ष ने सवाल उठाया है। हालांकि विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है क्योंकि वो विपक्ष है। साफ विपक्ष का कहना है कि ये महज जुमला है और सबसे बड़ी बात कि डबल इंजन की सरकार थी और 5 साल बाद प्रधानमंत्री जी को यह सौगात देने की याद क्यों आ रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2022 में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल चुनाव को फतेह करना चाहता है, सत्ता पर काबिज होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। एक बड़ी और अहम बात मैं आपको बता देती हूं कि कुमाऊं इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल बाद 23 सौगातें दी गई हैं कुमाऊं को, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है और एक बड़ा सवाल ये भी अब उठ रहा है कि आखिर कुमाऊं को साधने की कोशिश क्यों की जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी कुमाऊं गए थे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कुमाऊं गए थे और वहां पर लोगों से जनसंपर्क किया था, जनसभा की थी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि इस बार कुमाऊं के लोगों को साधने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या कुमाऊं में बड़ा वोट बैंक है? और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसमें उन्होंने उत्तराखंड वासियों की जमकर तारीफ की, देवभूमि से जो उनका लगाव है उसके बारे में उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की, साथ ही साथ उन्होंने ये जैसे कि बताया कि इन योजनाओं से उत्तराखंड वासियों को कितना लाभ मिलेगा। हालांकि जैसे कि हमने आपको बताया कि विपक्ष ने इन सौगातों को जुमला करार दिया है। देवभूमि में नमो की सियासी बिसात।
और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल कांत यूकेडी केंद्रीय प्रचार सचिव हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। उमा जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं। कमल कांत जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करूंगी मैं रतूड़ी जी आपसे। आज प्रधानमंत्री का दौरा था और करीब 17,500 करोड़ की आज सौगात देके गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, 17,500 करोड़ की सौगात वो तब दे गए जब उनको मालूम है कि उत्तराखंड में हमारी सरकार जा रही है जी। अगर प्रधानमंत्री जी आज तो बने नहीं है। उत्तराखंड में जब माननीय प्रधानमंत्री 2017 में आए थे तो बड़ा विश्वास दिया था उत्तराखंड की जनता को कि अगर डबल इंजन आप देंगे तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। और जनता ने उन पर इतना अपार भरोसा करके 57 विधायक दे दिए थे। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ये छोटा सा प्रदेश है, 101 करोड़ 15 लाख का ये कुल प्रदेश है जी। और जिस तरह से इनके अनुपातिक अगर आपने मृत्यु दर देखा होगा तो अगर जोड़ेंगे भारत में तो हम नंबर 3 पे थे जी। जितना हमारे महामारी में हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये डबल इंजन चलेगा कब? अरे ये तो जाती जाती हुई व्यवस्था में जो माननीय प्रधानमंत्री स्पेशलिस्ट हैं जुमलेबाजों के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत अच्छे जुमले देते हैं और जनता को समझते हैं कि शायद ये जनता जैसे 14 में जुमलों को फेंक करके कि 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उसके बाद एक 19 में जुमला राष्ट्रवाद का दे दिया था जिससे सबने आज तक देखा कि वो 300 केजी RDX कहां से आया, कैसे आया, पुलवामा में आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार बना दी। ये जुमले फेंक करके सत्ता में तो आ जाते हैं पर निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि आखिर पलायन रोकने पर एक माननीय प्रधानमंत्री ने 2017 में एक बड़ा सा जुमला फेंका था, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, ये पहाड़ के काम आएगी। पर जरा बताएं पलायन कितना रोक पाए, क्या जवानी को रोक पाए? आज युवा दर दर भटक रहा रोजगार के लिए और बाहर जा रहा है 6-6 हजार की 8-8 हजार की नौकरी के लिए। तो माने प्रधानमंत्री जी तब आपको दर्द नहीं हुआ इस पानी का? आपको जब चुनाव बिल्कुल सामने आ गया तब आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना भी याद आ रही है। अरे आपकी 17 में सरकार बन गई, अब तक तो उस हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार हो जाता। तो आप केवल ये जो चुनावी जुमले हैं, चुनाव में आप एक ठग की भूमिका में पुनः आ गए कि हम आपको ये देंगे, ये लोभ देंगे और हमने ये दे दिया और हमको वोट दे दो। लेकिन जनता अब इतनी दुखी है कि आपने उज्ज्वला योजना तो दे दिया था लेकिन 1000 का गैस सिलेंडर करके आपने चूल्हे को जलाने लायक तो रखा ही नहीं। आपने खाने का तेल तक उसके चूल्हे से हटा दिया। आपने डकैती डाल दी गरीब पे। कर्मचारी जो रोज नौकरी पे जाता है उसके पेट्रोल और डीजल में के लिए स्कूटर है। ठीक है रतूड़ी जी, आप आगे इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उमा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और आज जिस तरीके से उन्होंने कुमाऊं में 17,500 करोड़ की सौगात दी है? देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि जब पिछले 4.5 पौने 5 साल से 57 विधायकों के साथ सत्तासीन आपकी सरकार, तब आपको ये ध्यान नहीं आया कि उत्तराखंड को कुछ सौगातें दे दी जाएं। अगर ये पैसा जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड को दे रहा हूं, जबकि चुनाव संहिता लगने में मुश्किल से कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, आज आप 17,500 करोड़ की सौगातें देते हैं, तो आप ये बताइए कि इन सौगातों को पूरा करने का टाइम किस सरकार के पास है? कितना अच्छा होता है कि सरकार जब आपकी बनी थी 2017 में, तब उसके 15 दिन के अंदर आप ये 17,500 करोड़ दे देते
और ये पैसा उत्तराखंड में लग जाता तो उत्तराखंड की जनता के जो उनका जो जीवन स्तर था या जो भी तमाम योजनाएं आप करना चाहते थे जो अब करने की बात कहते हैं वो तब होती, तो आज उत्तराखंड का नक्शा कुछ और होता। सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम जनता को बरगलाने की एक नई तरकीब। सरकार आपकी थी, मंत्री आपके थे, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, उसके बावजूद अगर आपको चुनाव का टाइम देखना पड़ रहा है, लगभग 5.5 साल आपको इंतजार करना पड़ा 17,000 करोड़ की योजनाएं देने का, तो मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा नाकाम और नाकारा सरकार ना केंद्र में हो सकती है और ना मुख्यमंत्री ना यहाँ पर उत्तराखंड में हो सकती है। तो ये सिर्फ जनता को बरगलाने की एक चाल है कि देखिए मैंने आपको इतना दिया, अरे भाई देना था तो समय पे देते जो उत्तराखंड के काम आ जाता। इस समय सिर्फ आप चुनाव में जनता को एक लॉलीपॉप, एक झुंझुना थमा रहे हैं, क्योंकि इन घोषणाओं को पूरा करने का टाइम धामी सरकार के पास नहीं है, ना ही इन 17,000 करोड़ का जो बजट बनेगा, कहाँ लगेगा पैसा, कहाँ नहीं लगेगा, ये योजना बनाने का टाइम इस समय धामी सरकार के पास है। सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और ये बीजेपी की यहाँ की सरकार मिलकर, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी कमल कांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के केंद्रीय प्रचार सचिव हैं। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। 25 साल बाद 23 सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं को दी हैं, क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, देहरादून में उन्होंने विजिट किया था, आपको पता होगा, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस को वो नहीं छू पाए। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका यहाँ आने पर उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो आए हैं। ठीक है, एक वेलकम होना चाहिए कि हम जिस तरह से क्षेत्रीय दल है, लेकिन जो राज्य के जो जनमानस है उस पर वो खरा नहीं उतरा है। जो अपेक्षाएं थी हमारे प्रधानमंत्री जी से, वो अपेक्षाएं नहीं है। हमने जो एम्स की मांग की थी उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में, वो एम्स नहीं बन पाया है अभी तक, एम्स की घोषणा नहीं। हालांकि उन्होंने हॉस्पिटल की घोषणा जरूर की है, लेकिन उससे जनता खुश नहीं है। वो 17,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बताइए क्या वो जो बनेगी रोड उनमें टोल टैक्स नहीं लगेगा? ये जनता के पैसों से ही बनेंगी सड़कें, ना कि एक सरकार के माध्यम से बनेगी। जनता ही देगी। उत्तराखंड की पहले ही जनता डोईवाला से लगे हुए में टोल टैक्स हम पे कर रहे हैं और फिर दोबारा से हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो बना रहे हैं। और जहां तक है उत्तराखंड जो है बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। इस राज्य की इतनी पीड़ा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए कमल जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी सरकार हो या कुछ भी हो, कोई भी पैसा खुद के पास से नहीं देता, वो जनता का पैसा ही होता है जो जनता के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि किसी को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। आज मोदी जी यहाँ पर 17,500 करोड़ की अगर सौगात दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ये सौगात मिल रही है तो क्या दिक्कत है? आप बताइए कमल जी। जनता पर ही लगेगा टोल टैक्स, एक माध्यम होता है। आज आप ये भी देखिए, टोल टैक्स तो लगता ही है, प्लस आप देखिए कितना पेट्रोल के दाम कितने ऊपर हो चुके हैं, डीजल के दाम कितने ऊपर हो चुके हैं, महंगाई किस तरह से बढ़ चुकी है। अगर सरकार इस तरह के मैनिपुलेट करके बराबर नहीं कर सकती है तो बेकार है। कौन जनता के सरकार को मानेगा? और जनता आज प्रधानमंत्री जी आए हैं, कोरोना काल है, जिस तरह से पिछली पीड़ा झेली है, जो हम लोग बचे हैं, मौत के मुंह से बचे हैं, और ये मुझे जिस तरह से 1 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, तो क्या फिर इस समय कोरोना नहीं फैलेगा? दिल्ली में रेड अलर्ट है, एक तरह से वहां जिस तरह ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है, और तमाम राज्यों में भी कोरोना के लिए सरकार ने गाइडलाइन, तरह तरह के कड़े कानून, रात को नहीं जाने के, तो कि इस समय कोरोना नहीं फैलेगा? आप बताइए। ठीक है, बात अगर हम कोरोना की करें तो रैलियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चुनाव आयोग तय करेगा कि रैलियां होंगी या नहीं। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं सच बात है कि इन रैलियों की वजह से ही कोरोना अपनी चरम सीमा पर। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुमाऊं को 25 साल बाद 23 सौगातें मिली हैं। 17,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। हालांकि विपक्ष इन सौगातों को जुमला करार दे रहा है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले 5 साल का वक्त लगा दिया इन योजनाओं को देने के लिए, इसे सौगात देने के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को कोई सौगात क्यों नहीं दी? हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की उन्होंने आधारशिला रखी।
तमाम आज उन्होंने सौगातें दी हैं, जिससे कुमाऊं का काफी विकास हो सकता है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पवन तोमर जी भी जुड़ चुके हैं। पवन तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुमाऊं दौरा रहा और यहां पर उन्होंने 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो? जी, एक तो मैं आपके के न्यूज से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से इस पूरे प्रदेश को जो आदरणीय आज हमारे प्रधानमंत्री जी आज बड़ी सौगात, इससे पूर्व भी कई सौगात दे चुके हैं, जिन पर कई प्रकार की जो है विकास कार्य चल रहे हैं। आज 17,547 करोड़ की जो सौगात आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, इन पर अनेक प्रकार की परियोजनाएं, अनेक प्रकार की शिलान्यास यहाँ पर उन्होंने जो आज किए हैं, इस पर जो है उत्तराखंड का भूतपूर्व विकास होने जा रहा है। मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि अभी सज्जन बोल रहे थे जी कि इन्होंने अभी क्यों किया। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, शायद ये भूल रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपए की जो है पहले योजना भी दे चुके हैं, शायद उन पर इनका ध्यान नहीं है। अब ये सड़क पे है तो सज्जन कह रहे हैं कि सड़क भी नहीं बननी चाहिए क्योंकि टैक्स लगेगा। अरे भाई आप ये पवन जी, मैं चाहूंगी कि आप जरा बताइए कि ये जो और सौगातें दे चुके हैं, ये कब कब दी गई हैं, जरा ये भी बताइए ताकि दर्शकों को पता चले। देखिए, ये इन पे जो है जो कुछ पर काम शुरू हो रहा है, जैसे रेल कर्णप्रयाग पर काम शुरू हो चुका है। अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी शहर में 2000 केवल 2000 करोड़ की हल्द्वानी शहर के लिए परियोजना लेकर आए हैं, जिन पे 2000 करोड़ दिया है। पानी, सीवरेज, सड़क, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आएगी। हाइड्रो प्रोजेक्ट आप ये देख रहे थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट के इस प्रदेश का विकास होगा। अच्छी सड़कें हम देंगे। अभी आप देख रहे हैं 51 पुलों का निर्माण आज हमने शिलान्यास किया। क्या इससे प्रदेश खुशहाली की ओर नहीं बढ़ेगा? इसमें जो वहां के स्थानीय लोग हैं, क्या वो नहीं खुशहाल होंगे? 6 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज रखी है। आप ये बताइए, क्या ये अभूतपूर्व हम जो है इसका विकास कर रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? दरअसल क्या है, कांग्रेस और अन्य दल जो हैं एक झूठ का पुलंदा लेकर के एक अपनी दुकान को खोले हुए हैं और ये झूठ का पुलंदा इस तरह से उसको फैलाते हैं और उसको फैलाते फैलाते इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हम विकास की ओर जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। 2000 आप ये देखिए कि इनकी जो सरकार थी, इनके जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के जी, आप उनका वीडियो देखिए। उनके वीडियो में आता है कि इस प्रदेश को आप लूट लीजिए, मैं अपना मुंह फेर लूंगा। आप ये देखिए, जो ऐसी सोच वाले व्यक्ति हैं, ऐसे सोच वाले व्यक्ति क्या उत्तराखंड का विकास कर पाएंगे? ऐसी सोच वाले जिनकी मानसिकता इस तरह की, ठीक है पवन जी, रुक जाइए। मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इस पवन जी रुक जाइए। रतूड़ी जी, क्या जवाब देना चाहते हैं आप यहाँ पर पवन जी को? यहाँ पर जो है विकास की गंगा बहाई जा रही है। रुक जाइए पवन जी, इससे ये परेशान है। देखिए, झूठ का पुलिंदा कौन है वो सारा देश जानता है जी, कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित होती है। इनको बोलना आता है, ये काम करना कम आता है। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश बीच में क्यों बोल रहा है भाई? पूरा देश देख रहा है आदरणीय। अरे भाई बीच में मत बोलो, आपको भी देख रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, तो पूरा देश तो जानता जब है। तुम्हारी बारी आएगी तब बोलना। पवन जी सुन लीजिए, रतूड़ी जी को सुन लीजिए। रतूड़ी जी अपनी बात को पूरा करिए। रतूड़ी जी, लड़ाई तो आप कर रहे हो। अरे भाई चुप हो जाओ। चलिए बताइए, आपके पास मुद्दा ही कुछ नहीं तो आप मैं बता रहा हूँ ना, मुद्दा मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। सुनो पहले। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं तो सुनता है वो आप लोगों को। ये टिहरी डैम किसने बनाया? ये उत्तरकाशी डैम किसने बनाया? ये छिबरो किसने बनाया? ये जो विकासनगर में डैम बने हैं, ये सब किसने बनाया? ये विकास हो जाएगा? फिर बीच में बोल देगा, फिर देंगे। आप अपने शब्द ठीक करिए पहले। आदर से मैं बोल रहा हूँ आपको, आप भी तो मैं कह रहा हूँ बीच में मत बोलिए। चलिए आप अपनी बात रखिए। सुनने की आदत डालिए।
अरे झूठ बोलने की तोमर जी आवश्यकता है। ध्यान से सुन अरे लीजिए ना, झूठ रतूड़ी जी को क्या कहना चाहते हैं। रतूड़ी जी आप अपनी बात को पूरा करिए। तोमर जी प्लीज। अरे भाई पहले इनको कैसे कैसे आप डिबेट में इनको वो तो कंट्रोल तो करें, ये बीच में बोलेंगे मैं कैसे बोलूंगा। ठीक मैं है नहीं रतूड़ी करता जी इस अपनी तरह बात की को डिबेट पूरा में। करिए और तोमर जी आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि सुन लीजिए रतूड़ी जी को। मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री कोई के बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। उनसे हर एक की अपेक्षाएं हैं कि वो आए और यहाँ पर जो वो 2017 में कह गए थे, तो जरा बताएं ना कि जाते जाते जब इनके पास इन योजनाओं को डीपीआर बनाने के लिए समय नहीं है, आचार संहिता लगने वाली है, आपका जनवरी फर्स्ट वीक में लगेगी, कब इनकी डीपीआर बनेगी, कब इनका नोटिफिकेशन होगा। ये केवल जुमला नहीं है तो क्या है। सवाल यह है कि आप पहले भी जनता को 15 लाख में ठग चुके हैं, आज तक नहीं मिला। अच्छे दिन आप कैसे लाए ये जनता जानती। महंगाई कहाँ है, चरम सीमा पर है। जो 415 रुपए का गैस सिलेंडर था वो 1000 रुपए का कर दिया। जो तेल 56 रुपए प्रति केजी खाद्य का था, खाने वाला तेल सरसों का, वो 222 कर दिया। ये आप अपने लोगों को समझाओ पहले कि हम केवल अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, अडानी अंबानी के खजाने भर रहे हैं। अरे आप जुमले न भरते तो आप अपनी गलती में मुख्यमंत्री क्यों बदलते, जरा मुझे बताएं। वो भी तो युवा थे। 3 मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब पहले मुख्यमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे होंगे तभी तो बदले। दूसरा, आपने क्यों बदला, आपके पास यही सोच ही नहीं थी कि इनको चुनाव लड़ाना है। बिना सोच के आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप तीसरे को एसोसिएट युवा कह रहे हैं। अरे युवा तो 52 साल के ठीक है भी थे। रतूड़ी जी वापस आएंगे तो आपके पास और बिल्कुल पवन जी ठीक है। इसका जवाब हम आपसे लेंगे। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17.5 करोड़ की सौगात उत्तराखंड वासियों को दी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाई बहन को प्यार नमस्कार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 25 साल बाद 23 सौगातें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तराखंड पहुंचे और यहां पर 17.5 करोड़ की सौगात जनता को दी। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधे पवन जी का रुख कर लेते हैं। पवन जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे जी, अभी इस प्रदेश में अगर विकास होता है तो उससे परेशान है। इनकी पार्टी खुद जो है संगठित नहीं है। इनकी पार्टी के व्यक्ति जो अभी आपने देखा होगा प्रदेश कार्यालय में इनका जो प्रदेश महामंत्री था उनको इनके कार्यकर्ता पीट रहे। ये संस्कारित पार्टी है। ये देश का विकास क्या करेंगे, ये प्रदेश का विकास क्या करेंगे जब ये खुद ही घर पे ठीक नहीं रह सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज हल्द्वानी के अंदर 17,547 करोड़ की जो सौगात दी है, उसको भी इनको परेशानी हो रही है कि साहब ये सौगात उत्तराखंड को क्यों दे दी गई है। अनेक विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। 51 पुलों का शिलान्यास यहाँ कर दिया। क्या इसमें जनता का विकास नहीं होगा? क्या जनता इससे खुश नहीं है? क्या जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा? दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक्स कॉरिडोर 175 किलोमीटर 85,000 करोड़ में गए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में हरिद्वार से 51 किलोमीटर जो है 21,000 करोड़ रुपए लगाए। देहरादून पांवटा साहिब से बल्लूपुर चौक तक 50 किलोमीटर लागत से 1,685 करोड़ का यह कार्य हुआ। मोहनपुर से कांगड़ी 4 लेन 15 किलोमीटर हरिद्वार रिंग रोड का निर्माण कार्य 1,500 करोड़ में हुआ। जल आपूर्ति सड़क योजना, अनेक इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनवाने लगूं तो जो है ये पूरा दिन पहले तो देश रह जाएगा। दूसरी बात, अब आप आइए कांग्रेस के पास। कांग्रेस का जो आधार है वो केवल इस देश को मनोबल तोड़ना है। पवन जी, ये जो सारी योजनाएं आप गिना रहे हैं, ये जो विकास कार्य आप गिना रहे हैं, ये जमीनी हकीकत पर कितना है, जरा ये बताएंगे क्या? सड़कों पर कभी निकले हैं? आपने देखा है कि क्या जो आप कह रहे हैं जो कागजों पर है वो दिखाई पड़ता है? अभी आप देखेंगे वैसे रुकिए तोमर जी, रुक जाइए। उमा जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या वाकई जो विकास कार्य यहाँ पर पवन जी गिना रहे हैं वो जमीनी हकीकत पर नजर आ रहे हैं आपको? हकीकत पर आ रहे हैं। यहाँ की जनता खुश है। पवन जी, आप कह रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं और आपको लगता है, और हर राजनीतिक दल यही कहता है कि जनता हमसे खुश है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि 2022 में हम आ रहे हैं, यूकेडी भी यही कह रही है और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सभी के सभी सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। उमा जी, ये बताइए ना, आपने पलायन कितना रोका? बहन जी, एक बात बताइए उमा जी, मैं इसी का आपको जवाब देता हूँ। क्या पर्यटन के विकास जब उत्तराखंड में बढ़ेंगे और नहीं रुकेगा? इसको कर रहे हैं, यहाँ की सुविधा दे रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। सड़कों का पूरे पहाड़ों में हमने जाल बिछा दिया उमा जी। पहाड़ के 3,000 स्कूल बंद कर दिए। ये क्यों नहीं किया? हमने इतनी चौड़ी सड़कें चौड़ीकरण करा दिया सभी सड़कों का। पहाड़ के 3,000 स्कूल विकास कार्य नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं गिना रहे 5 सालों में? कभी देश के इस कोने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेल परियोजना ला करके नहीं पाए थे कांग्रेस के लोग, तो आप ये बताइए प्लान नहीं रुकेगा? प्लान बिल्कुल रुकेगा। संस्थाओं में स्वीकृति की स्थापना हमने दी है। आप यहाँ से पढ़ना बंद कीजिए, जनता को देखिए, अपने घरों से देखिए, बाहर निकलिए और जरा जनता को देखिए। उमा जी, अरे उमा जी, लोग आप कह रहे हैं उनको आप केक खा लीजिए। आपकी हालत हो गई, आपको नजर नहीं आ रही जनता की हालत क्या है? जनता आपसे शिक्षा मांग रही है, आप कहते हैं रेल ले लो। जनता आपसे रोटी मांग रही है, आप कहते हैं सड़क ले लो। जनता महिलाएं आपसे स्वास्थ्य के रोजगार स्वास्थ्य मांग रही है, पलायन रोकने की बात करते हैं तो आप कहते हैं सड़कें थोड़ी करती। पवन भाई जनता को आप ये बताइए कि केजरीवाल जी ने कितने दिल्ली में हॉस्पिटलाइज किए हैं? आप तो आम पार्टी से आती हो, कितने हॉस्पिटलाइज कर दिए, कितने नए बना दिए?
भैया त्रिवेंद्र रावत जी बीमार हुए थे, दिल्ली गए थे इलाज कराने। आप ये बताइए ना कितने बना दिए उन्होंने, नए हॉस्पिटल कितने कितने जो है उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी। आप इसका जवाब दीजिए ना, अभी तो आप हमें मुख्यमंत्री का इलाज तक नहीं करा पाए और बात आप हमसे करते हैं कि अरे हम क्या कर रहे हैं उत्तराखंड में आज बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का हम इलाज जो है, आप मुख्यमंत्री जी का इलाज जो है दिल्ली जाने में रोक देंगे क्या? क्या उत्तराखंड का व्यक्ति दिल्ली नहीं जाएगा? उत्तराखंड को भेज दीजिए, क्या एम्स में नहीं जाइए क्या? आप एम्स चलो ठीक है, ऐसे पवन जी ना आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पा रहे, ना ही उमा जी आप अपनी बात जनता तक पहुंचा पा रही। मैं कमलकांत जी आपका रुख करना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आप अपने आप को क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं और आप उत्तराखंड के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको आपको लगता है कि आप बहुत बेबाकी के साथ उठाते। आप बताइए पवन जी, आती हूँ मैं आपके पास, आपको पूरा मौका मैं दे रही हूँ लगातार, क्योंकि आप सत्ता में हैं और कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है कि जनता के लिए क्या कार्य किए आपने ये आप बताएं। लेकिन आप जो गूगल में क्या लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मुझे ये बताइए कि जमीनी हकीकत में क्या वाकई काम होता है। हालांकि मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कमलकांत जी, क्या पवन जी जो कह रहे हैं वो काम जमीनों पे दिखाई पड़ता है? क्या जो भी जितने भी विकास कार्य की योजनाएं चल रही है क्या वो वाकई उन सही तरीके से चल रही है? क्या दिख रहा है? देखिए, जो पहले था आज भी वही स्थिति है। जैसे कि अभी बता रहे थे बीजेपी की जो भी पदाधिकारी जो हैं बोल रहे थे कि सड़कों की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, तो राज्य में खासतौर से देहरादून में ही देख लीजिए क्या सड़कों की स्थिति है। प्लस ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे ज्यादा, बल्लूपुर चक्रोतरा पूरी जो बोल रहे थे कि बहुत डेवलप हो गई है, पता नहीं कौन सा डेवलप हुई है, वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब है। पूरी देहरादून की व्यवस्था खराब है। स्मार्ट सिटी बना रहे, स्मार्ट सिटी पता नहीं क्यों बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी की आज्ञा क्या जनता ने आज्ञा दी थी जो आपने स्मार्ट सिटी बना दिया बिना पूछे? वो दूसरा, ये एक हेरिटेज सिटी को आपने स्मार्ट सिटी में बदल दिया, ये राज्य का पूरा विनाश कर दिया। आप कह रहे कि ये कर दिया वो कर दिया। आपको पता है हेरिटेज सिटी की कितनी वैल्यू होती है और स्मार्ट सिटी की? हेरिटेज सिटी का हमारा दर्जा खत्म हो गया और आपने स्मार्ट सिटी बना दिया। गलत काम कर रहे हैं और फिर कह रहे कि ये बना दिया वो कर दिया। कौन सा काम कर दिया? आप इसी को ऐसे ही रहने देते, थोड़ा और तरीके से डेवलप कर देते तो थोड़ा विकास हो जाता। देहरादून को लोग देखने आते जो अपनी सुविधाओं के लिए, अपने एक हेरिटेज सिटी के लिए पूरे वन सिटी कहा जाता था ये देहरादून, वो समाप्त हो गया और पता नहीं कौन सा विकास बोल रही है और ये कह रहे कि ये कर दिया वो कर दिया। आप पूरा शहर में अव्यवस्था का रूप है, आप देख सकते हैं और सब जगह व्यवस्था खराब है। शहर में, राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की, रोजगार की, और भ्रष्टाचार हर विभाग में हुआ। स्वास्थ्य विभाग में आपको पता है घोटाला हुआ, शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ, रोजगार भर्ती घोटाला हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में घोटाला हुआ, हर एक विभाग में घोटाला हुआ। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकप्रिय विद इन 3 मंथ हुए हैं मेरे ख्याल से जहामी जी को, और 3 महीने में वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वो क्या मुख्यमंत्री बन गए 3 महीने के अंदर। और वो इसका मतलब वो पिछले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 4 साल कुछ काम ही नहीं किया। तो ये मुझे ये नहीं पता लग रहा वो अपने मुख्यमंत्री की बुराई कर रहे हैं या अच्छाई क्या कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए 3 महीने में कोई कुछ नहीं कर सकता, खाली जनता का बेवकूफ बना रहे हैं और ये इस राज्य का पूरा चौपट कर दिया है। चलिए ठीक है पवन जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले रतूड़ी जी मैं आपके पास आऊंगी। आपने भी 10 साल उत्तराखंड में राज किया है। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो कुमाऊं के लिए आपने क्या किया? कुमाऊं के लिए आपने कितना सोचा? 25 साल से कुमाऊं के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके की सौगात मिले, उनका भी विकास हो पाए, लेकिन इन 10 सालों में उनका कोई विकास नहीं हुआ जब आपकी सरकार रही। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, ये घोषणा अल्मोड़ा की हो, चाहे काशीपुर वाली हो, चाहे वो सरस्वती तिवारी वाले मेडिकल कॉलेज हो, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो, ये सब कांग्रेस के समय की बात है। और जब नारायण तिवारी जी की सरकार थी तब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे 96 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में हमने पॉलिटेक्निक और ITI खोले हैं, हमने डिग्री कॉलेज खोले हैं। आप चाहे कोई ब्लॉक ऐसे नहीं है जहां हमने डिग्री कॉलेज नहीं खोले, वो क्योंकि नया नया राज्य था, राज्य बनाने का काम इन्होंने दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमको बिना राजधानी का राज्य दे दिया। हमने गैरसैंण में देखें, कांग्रेस के कार्यकाल इंफ्रास्ट्रक्चर
विप्लव की राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन, अधिकारी आवास बनाए। तो हमने धीरे धीरे ये परियोजनाएं, जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी परियोजनाएं, ये सब कांग्रेस कार्यकाल की लगी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने तो केवल जो लोगों को भरोसा दिया था, लोगों ने इनके पर्दा करके 57 विधायक दिए थे, तो न तो ये पलायन रोक पाए। आपने देखा होगा हरीश रावत जी के छोटे से कार्यकाल में, क्योंकि वो 13 के बाद बने, उसके बाद इन्होंने एक साल तो नाटक ही करा जब हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंडियत अगर हरीश रावत जी ने पैदा की है, उत्तराखंड राज्य जिन उद्देश्यों के लिए बना है कि गाढ़ गदेरे की बात, झंगोरे मंडवे की बात की है, तो माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुई। हरेले की बात हुई, बुजुर्गों को पेंशन की बात हुई, अगर हमारी महिलाओं को और विकलांगों को पेंशन की बात हुई, ढोल बजाने वाले को और पंडित पुरोहित को भी अगर पेंशन की बात हुई, तो हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुई। अब ये बताएं, इन्होंने तो जो हमने दोनों वृद्धों को, महिला भी और पुरुष को पेंशन देने का, इन्होंने उसको काट के सिंगल कर दिया। इन्होंने पलायन रोकने में जरा बताएं, हमने तो कहा था कि आप अपने गांव में पेड़ लगाएं, हम एक पेड़ की रक्षा के लिए साल भर में 300 रुपए देंगे, उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। रतूड़ी जी, अब इसका हमने जवाब महिलाओं लेते हैं को पवन जी से। पैदा होने से लेके और वृद्ध तक उसकी पेंशन और ठीक है रतूड़ी जी, आज का जवाब ले लेते हैं पहले पवन जी से। पवन जी, रतूड़ी जी अभी कह रहे थे, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे जी। आप मानते हैं ना कि उन्होंने काम किया है? फिर उन्होंने जो झूठी उपलब्धियां गिनाई हैं जी, आधी अधूरी जी, वो साथ साथ ये भी तो बता दे कि उनका एक बयान क्या आया था। आप उनका, मैं इनसे रतूड़ी जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, आप उनका एक स्टिंग ऑपरेशन देख लीजिए, आपको खुद ही उनका जवाब मिल जाएगा कि जनता के और इस उत्तराखंड के प्रति उनकी क्या सोच है। ये इनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। हमें किसी को भी बोलने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रवक्ता को या किसी भी पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के लोगों को ये अगर उनका ईमानदारी से स्टिंग ऑपरेशन सुन ले तो इस जनता की को जवाब मिल जाएगा। और उत्तराखंड की जनता ने इनको क्यों नकारा, ये क्योंकि इनका जो विचार है, इनकी जो भावना है, वो जनता के। ठीक है पवन जी, हरीश रावत ने कुछ भी कहा हो, लेकिन बड़बोलेपन में आपके भी नेता कार्यकर्ता पीछे नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही ताबड़तोड़ बयान देने शुरू कर दिए थे, जिन बयानों की वजह से उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। आप ये भूल गए हैं क्या? किसी भी जो है नेता ने ये नहीं कहा कि इस उत्तराखंड को लूट लो, ये किसी ने नहीं कहा। अरे किसानों के लिए अनेक योजना लाए हैं, अनेक योजना। अभी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हम 4 लाख से अधिक परिवारों को, बोलिए कमल जी, से अधिक परिवारों को हम जहां हैं कनेक्शन दे चुके हैं। श्रमिकों को हम जो है 0% पर उनको जो है ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। हम जो है जितना जो है प्लेन का क्षेत्र है, किसानों को किसानों की हत्या हुई है, जनरल के बाद कोई नरेंद्र मोदी बना है, जनरल डायर के बाद अगर जब नाम लिया जाएगा हत्यारे का तो भारत ने देखा होगा, या नाम लिया जाएगा। समझे? अभी आप बीच में बोल रहे हैं जी, आप रतूड़ी जी, देखिए जब आप बोल रहे थे, अभी आप ये एक चीज का विरोध कर रहे थे कि मैं बोल रहा हूं तो आप चुप थे, और मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में बोल रहे हैं। भैया मुझसे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे रहा हूं, आप सुनने के तैयार ही नहीं ना, क्योंकि मैंने पहले प्रश्न नहीं करा, प्रश्न मैं पूछ रहा था आपसे। मैं ये कह रहा हूं, आपने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, मेरा आपसे एक सवाल और भी है, जनता को ये भी बताइए ना कि जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आप उसका स्टिंग ऑपरेशन का जवाब सुन लीजिए ना कि क्या सोच है आप लोगों की, कांग्रेस की क्या सोच है। तो 6 साल के प्रति 5 साल से आप क्या कर रहे थे? स्टिंग हम 5 साल से सुनिए क्या कर रहे थे? अगर उसमें इस प्रदेश को, क्या सजा हुई को, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। उस प्रदेश को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष साइकिल देकर बनाया है, बिना राजधानी का। और सुनिए, उसके बाद संवारने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी इस अरे क्षेत्र में इस जनरल डायर के बाद तुम्हारे प्रधानमंत्री जी का नाम मान्यवर हत्यारों आपको का यही किसानों के हत्यारा अगर जनरल डायर के बाद बताइए कोई नाम होगा हिंदुस्तान में, हमने किसानों के हित में नरेंद्र मोदी जी का 0% का ब्याज दिया है, 0% का हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। आपने क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं दिया? सेना का आप लगातार अपमान करते रहे। 1 रैंक 1 पेंशन आपने क्यों नहीं दी? वो बराबर मांग करे। जय जवान जय किसान कांग्रेस का नारा है, ये इन्होंने ही दिया है। खाली नारों से चलने वाला नहीं है, पूरी देश और प्रदेश नारों से चलने वाला है। चलिए ठीक है, पवन जी और आरती रतूड़ी जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। उमा जी, मेरा सवाल आपसे है कि कुमाऊं की हम जिस तरीके से बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं को सौगात दी है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल भी कुमाऊं गए थे, डिप्टी सीएम भी गए थे, तो कुमाऊं ऐसा क्या है कि वहां पर प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर जा रहे हैं, वहां का वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मुद्दा यहाँ पर गढ़वाल या कुमाऊं या तराई का नहीं है, मुद्दा यहाँ पर यह है पूरे उत्तराखंड का समग्र विकास। अगर केजरीवाल जी कुमाऊं में हैं तो केजरीवाल जी 3 तारीख को देहरादून भी आ रहे हैं और इससे पहले भी केजरीवाल जी 2 बार देहरादून आ चुके हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक क्षेत्र को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरे को नहीं। हमारे लिए उत्तराखंड का एक एक गांव, उत्तराखंड का एक एक कस्बा, उत्तराखंड का एक एक शहर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम सभी का विकास करेंगे उत्तराखंड का, चाहे वो कुमाऊं का क्षेत्र हो चाहे वो गढ़वाल का क्षेत्र हो। हमारी नजर में जो आखिरी व्यक्ति उत्तराखंड के गांव में खड़ा है उस तक सुविधाएं पहुंचाना आम आदमी पार्टी का कर्तव्य है और आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो पूरे प्रदेश का समग्र विकास करेगी। जैसा कि केजरीवाल जी ने 4 गारंटी यहाँ पर दी हैं और उन 4 गारंटियों का जो जनता जो हमें इतना प्रेम दे रही है वो साफ जाहिर होता है कि 2022 में हम लोग बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ उत्तराखंड में अपनी सरकार जो है वो बनाने वाले हैं। और मैं अपने बीजेपी के अपने भाई से जरूर कहना चाहूंगी, भाई एक तो अगर आप प्रवक्ता हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। आप छोटे बच्चों की तरह जो पढ़ पढ़कर यहाँ पर अपनी योजनाएं गिना रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आपको आपने क्या काम करे। आपको जनता को कैसे बताएंगे कि आपने क्या किया, आपको खुद ही नहीं मालूम है। अगर आपने कुछ किया होता तो आपको पता होता, आपको एक ढूंढ के नहीं लाना पड़ता। अरे उमा जी, ढूंढ के भी वही लाना पड़ता है जो ढूंढने में मिलता है। आपको तो ढूंढने में भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हमने एक पत्रक छपा है पूरी जनता के लिए और जनता जानती भी है उमा जी कि हमने क्या किया है। रही बात आप ये सवाल कह रहे हैं ना कि आपको ढूंढ के लाना ना पड़ता, ढूंढना भी वही जाता है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं जो यहाँ पर होता है। पवन जी, विकास कार्य इतने ज्यादा है कि आप याद नहीं कर सकते उनको, इसलिए पढ़ के बताना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो योजना है, आज की जो योजनाएं हैं वही आपको बता रही। ठीक है, कमल जी कुछ कहना चाहते हैं। कमल कांत जी, अगर आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी है तो क्या इनको दिक्कत हो गई इसकी? इसको दिक्कत हो गई क्या इसकी? अभी केजरीवाल जी ने कहा कि हम 6 जिले बनाएंगे, कांग्रेस ने ऊपर चढ़कर कहा कि साहब हम 10 जिले बनाएंगे। अच्छा ठीक है, पवन जी रुक जाइए, अब जरा कमल कांत जी को भी सुन लीजिए। कमल कांत जी कुछ कहना चाहते हैं। विकास कार्य हम बहुत देर से सुन रहे हैं। कमल जी बोल रहे थे कि कृषि क्षेत्र में बड़ा विकास हुआ। उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में इन्हें पता है कितनी प्रतिशत खेती की जाती है? पूरे देश में 7% है और उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है मात्र 2% खेती की जाती है। और चकबंदी के लिए उत्तराखंड की बात करिए, आप पहाड़ी और मैदानी की बात मत करिए, आप उत्तराखंड की बात करिए। उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड का है। आप ये क्यों कहते हो कि 2% है? आप ये भी तो देखिए ना, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और ये सारे जिले, इनमें बात बीच में बोल रहे हैं। ऐसे कुछ थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को वो भी सीखना चाहिए भाई। कोई बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं भाई? चमचागिरी करो, भाजपा की चमचागिरी करो तो ठीक है, अगर कोई अपनी बात रखेगा तो गलत बोलेगा और ये में बोलेंगे। भाई बानेवार मेरे को बोलने दीजिए पहले। सब उत्तराखंड में आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप दोनों बोल रहे थे, हमने कभी नहीं बोला। अरे कमल जी बात को पूरा करिए, समय की भी बहुत कमी है। कमल कांत जी आप बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तराखंड में जो कृषि क्षेत्र है, पहाड़ों में 2% खेती की जाती है और जो थोड़ी बहुत कृषि खेती की जाती है उधम सिंह नगर और हरिद्वार में की जाती है। बाकी जो 2% भाग में भी खेती के लिए सरकार कोई मात्र टोटल अगर उत्तराखंड का मात्र 4% आता है, जो भारत में 7% है कृषि का योगदान। उत्तराखंड में मात्र
4% रह गया। जहां तक कृषि के क्षेत्र चकबंदी के लिए तमाम लोगों ने दरखास्त दी कि करा दो हमारे जिलों में कराने के लिए, वो तो सरकार नहीं करा पा रही और वह कृषि मंत्री को अवार्ड मिल रहा है। तो क्या झूठ तरह के वादे और मतलब इस तरह की बातें हाईलाइट करते हैं जैसे कि हमने कृषि में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। तो और जहां तक रही, अगर कृषि इतनी मजबूत होती तो इस राज्य में पलायन भी नहीं होता। आपको समझना चाहिए, इनको पता नहीं है कि कृषि कितनी होती है। हरसिल में जो क्या कहते हैं सेब उत्पादन होता है, उसके लिए पेटियां तक नहीं भिजवा सकते, ये व्यवस्था नहीं। वहाँ क्या कहते हैं हिमाचल से आकर पेटियों लगती है, उसकी सिंबल की मोहर लगती है। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। कई बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और जो जितनी भी खेती है जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र में थी, वो खत्म समाप्त हो चुकी है। बहुत कम भाग में की जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी पवन जी, अभी ये तो आपने कमल कांड को सुन लिया, लेकिन मेरे कुछ सवाल है। क्या पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है वो काम आएगा उत्तराखंड के? क्योंकि अभी तक तो नहीं आया, और मैं पिछले 5 साल से यही सुन रही हूँ कि पहाड़ का जो पानी है और पहाड़ की जो जवानी है वो उत्तराखंड के काम आएगी। कैसे आएगी काम? बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी साफ नजर आ रही है, पलायन रुक नहीं रहा है। आपने एक कमेटी गठित की है, उसका कुछ अता पता नहीं है वो क्या कर रही है। तो कैसे काम होगा भाई? जब लोग रुकेंगे नहीं, उत्तराखंड के आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके होंगे, तो आप किसका विकास करेंगे? अगर आप सड़कें बना भी देंगे, उन पर चलेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से पलायन का प्रतिशत घटा है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर पर्यटन के विकास के लिए सच्ची भावना से काम करेंगे तो यहाँ का जो पलायन है वो निश्चित तौर पर रुकेगा। हमने जो रेल की जो व्यवस्था की है, इसमें पर्यटक जो आएंगे यहाँ पर घूमेंगे, उसके लिए यहाँ पर आकर्षित होंगे, यहाँ आएंगे। और अरे भाई, जो चौड़ीकरण हो रहा है, आपने डेवलप नहीं किया। आप कह रहे कि यहाँ पर पर्यटन होगा। कौन सा डेस्टिनेशन अभी डेवलप हुआ है इतने समय में? बताइए आप जरा। आप एक बात बताइए, हमने जो यहाँ पर कार्य किया है वो अन्य किसी सरकारों ने नहीं किया। आपको भी पता है भाई साहब, आपको भी ये मालूम है। लेकिन आपकी मजबूरियां है कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उनके पक्ष में बोलना आपकी मजबूरियां है, सच्चाई नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि ये आपको सत्यता पता है। उसका आपका कोई जवाब होता है कि मैं इस पार्टी से जुड़े हो तो उस पार्टी में आपने जवाब आपको ये मालूम है, आप जिम्मेदारी से। पवन जी, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अलावा किसी और सरकार में काम नहीं हुआ, और रतूड़ी जी ने इतने सारे काम गिना दिए अपनी कांग्रेस की सरकार में किए गए। रतूड़ी जी ने जो कार्य गिनवाए हैं, कौन सा डेस्टिनेशन अभी डेवलप हुआ है? आप एक बता दीजिए उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से। पवन जी बता दीजिए ना, इतना विकास हुआ है, कौन सा डेस्टिनेशन आपने? लखवाड़ ब्यासी परियोजना पहले से वही तो मैं भी बोला, जब रखेंगे छोड़ेंगे तभी तो। अरे जब रखेंगे छोड़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। इन्हें कुछ पता ही आज चालू होगा ना, क्यों नहीं बनेगा? चालू होगा। दूसरा लगा के मैं क्या बोलता हूँ, वो क्या बोलता है उधर से उनको बोलो जाके जूना सॉकेट। अरे जूना सॉकेट नहीं बैठेगा नया ही। वो प्रॉब्लम नहीं, अगर अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे, टेंशन मत लो। तो बाद में वो ये आएगा तो फेंकना पड़ेगा ना। अरे नहीं फेंकना पड़ेगा, आप क्यों परेशान हो? पहले होने दो। नहीं ना पवन जी, आपको आवाज आ रही? फिर वो उधर पैसा दो क्या बे? पैसा के नहीं, पहले टीवी आप दो, पैसा बाद में भी देंगे हम। काम करने के बाद पैसा लाना पड़ेगा। हाँ, टीवी लाना ही पड़ेगा। टीवी 1-2 दिन छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन कम से कम। आज देंगे तो कल वो लड़का क्या बोलता है, वो आएगा तो फिर फेंकना ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि उत्तराखंड दौरे पर आए और यहाँ पर उन्होंने 17,500 करोड़ की सौगात दी है कुमाऊं को। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हालांकि विपक्ष यही कह रहा है कि ये जुमला है, आखिर 5 साल का वक्त क्यों लग गया सौगात देने में। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।